So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 Political Science chapter number 3 समकालीन दक्षिण एशिया. So start करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. So let's start. स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को वन बाय वन अपने ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट नोट्सों के साथ और अपने हिंदी नोट्सों के साथ. तो जैसे कि हमारे पास चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, तो आखिर इस चैप्टर की नेम का मतलब क्या है? तो देखो, समकालीन शब्द का मतलब तो हम पहले ही जान चुके हैं. समकालीन शब्द का मतलब होता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय, दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय के अंदर दक्षिण एशिया के जो अंदर देश हैं उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए, उनकी राजनीति के स्तर पर, उनकी अर्थव्यवस्थाओं के स्तर पर और भी बहुत सारे स्तरों पर. तो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. तो पहले हम यही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि क्या है दक्षिण एशिया. तो दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, मालदीव और श्रीलंका के लिए प्रयोग किया जाता है. इस क्षेत्र की चर्चा में कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर लिया जाता है. चीन इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा एंड प्रमुख हिस्सा है, परंतु चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता. ये याद रखिएगा. दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में समान राजनीतिक प्रणाली नहीं है. किसी में पहले राजतंत्र रह चुका है, किसी में देश में सेना का शासन रह चुका है, तो किसी में लोकतंत्र भी रह चुका है और है. तो बेसिकली ये हम बात करेंगे कि दक्षिण एशिया के अंदर जितने भी देश हमने अभी पढ़े उन सभी के राजनीतिक नेतृत्व वो सेम नहीं है. किसी के यहाँ तो राजतंत्र है, किसी के यहाँ पर सैनिक शासन है, तो किसी के यहाँ लोकतंत्र चल रहा है. तो ये सब चीजें चल रही हैं. तो देखो, वन बाय वन इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, नेपाल के बारे में, श्रीलंका के बारे में. तो पहले हम शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से. तो देखो, पाकिस्तान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो उसकी जो अर्थव्यवस्था के अंदर राजनीति थी, उस राजनीति काफी डगमगाई हुई थी. वो कैसे डगमगाई हुई थी समझते हैं. देखो, पाकिस्तान में पहले संविधान निर्माण के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्दी ही अपना निर्वाचन भी करा लिया. परंतु इनके शासन के विरुद्ध जनता का गुस्सा भड़क उठा और इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया, अपने पद को छोड़ना पड़ गया. और एक बार सैनिक शासन का रास्ता साफ हो गया. इसके बाद क्या हुआ, जो सैनिक शासन था उसके लिए रास्ता पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि सरकारों का संगठन जो चल रहा था वो तो फिनिश. और इसी के चलते देश के शासन की बागडोर फिर से सैनिक शासन के अंदर आ गई और देश की कमान याहिया खान ने संभाली. परंतु इनके शासन के चलते पाकिस्तान और बांग्लादेश को बहुत से संकटों का सामना करना पड़ा था. और 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बन गया और लोकतंत्र कायम हो गया. तो इस तरीके से वहां पे क्या हुआ था कि याहिया खान यानी सैनिक शासन के दौर में पाकिस्तान को बहुत सारी चीजों का, परेशानियों का सामना झेलना पड़ा था, जैसे कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान. तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को तंग किया जाना और पश्चिमी पाकिस्तानों का ज्यादा बड़ा दबदबा. तो इस तरीके से दोनों ही हिस्सों के पाकिस्तान के क्षेत्रों में लड़ाइयां भड़क उठी और साथ ही साथ अंत ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उससे टूटकर एक अलग देश बन गया. ठीक है. इसके बाद पाकिस्तान का फिर से शासन बदला और जुल्फिकार अली भुट्टो का नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, जो कि 1971 से 1977 तक चली थी. ठीक है. इसके बाद यानी कि 1977 के बाद जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया और इनके नेतृत्व में दोबारा सरकार का गठन हुआ. परंतु 1982 के बाद जियाउल हक ने लोकतंत्र आंदोलन का सामना करना पड़ा. यानी कि अब जनता वहां की भड़क उठी थी कि हमें लोकतंत्र चाहिए. तो इसीलिए ये जो सरकार गिराकर दोबारा सरकार बनाई गई थी, इसको लोकतंत्र समर्थकों का सामना करना पड़ा था. 1988 में फिर से बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतंत्र सरकार का गठन हुआ. इसके बाद पाकिस्तान में राजनीति बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की आपसी होड़ में ही उजली हुई थी और फिर उसके चलते 1999 तक यह अवस्था चलती रही थी. और फिर एक बार 1999 में सेना ने पाकिस्तान शासन में दखल दी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को नवाज शरीफ को पद से हटा दिया. फिर 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन एक राष्ट्रपति के रूप में कराया
और साथ ही पाकिस्तान पर सैनिक शासन कायम किया। हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतंत्र करार देने के लिए चुनाव करवाए गए थे। फिर 2008 से पाकिस्तान में लोकतंत्र तरीके से चुने गए नेता ही शासन कर रहे हैं। तो ये था हमारा पाकिस्तान के अंदर व्यवस्था, जो कि उस समय राजनीति की व्यवस्था चल रही थी। उस समय से लेकर जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, जब से लेकर अब तक की सारी सिचुएशन है ये, यानी किस तरीके से बार बार सेना शासन आया, फिर लोकतंत्र आया, फिर लोकतंत्र, फिर सेना, तो ऐसे इसमें चलता रहा। तो आपके माइंड में भी सवाल उठा होगा कि आखिर ऐसा क्यों, यानी कि बार बार लोकतंत्र, बार बार सैनिक शासन, कुछ तो वजह रही होगी, सरकार गिर रही है या फिर सैनिक शासन आ रहा है। तो उन वजहों पे नजर मार लेते हैं। देखो, पाकिस्तान में लोकतंत्र सरकार का स्थायी ना रह पाने का कारण आज हम पढ़ लेते हैं। तो ये यहां पर सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है, जिसके कारण कई बार निर्वाचित सरकारों के शासन को गिराकर सैनिक शासन कायम किया। यानी कि यहाँ पे धर्मगुरु जो हैं, सेना के जो चीफ लोग हैं, उनका दबदबा काफी बना रहा है और इन्हीं दबदबा के चलते यहाँ के लोगों ने कई बार सरकारों को खंडित करके सैनिक शासन का रास्ता साफ किया। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी बनी रही, यानी कि पाकिस्तान की हमेशा भारत के साथ कभी बनती नहीं है, किसी ना किसी मुद्दे पे लड़ाई छिड़ ही जाती है। तो इसी वजह से माँ के लोगों ने भी कभी कभार यही चाहा कि यार सैनिक शासन ही होना जरूरी है, क्योंकि तभी हम प्रोटेक्ट रह पाएंगे। तो पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, इसके कारण सैनिक समूह में अधिक मजबूत होते चले गए और सैनिक समूह ने यह दलील देते हुए कहा कि लोकतंत्र और राजनीतिक समूह में खोट है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को स्थायी रखने के लिए पाकिस्तान को कुछ अंतरराष्ट्रीय विशेष समर्थन भी प्राप्त नहीं हुआ था। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ के कारण सैनिक शासन को ही बढ़ावा दिया था, क्योंकि उनको डर था इस देश के आतंकवाद से, जिसको ये देश विश्वव्यापी इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं। और साथ ही इन देशों को यह भी डर था कि परमाणु हथियार कहीं इन आतंकवादियों के हाथ न लग जाएं, अर्थात ये होता तो इनके लिए काफी ज्यादा हानिकारक ये साबित होता ये सिचुएशन। इस कारण ये देश पाकिस्तान को पश्चिमी तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला भी मानते हैं। तो ये थे आपके कुछ कारण जो कि पाकिस्तान के अंदर जो राजनीतिक स्थायी चीजें थी वो नहीं बन पा रही थी। कभी सैनिक शासन आ रहा था तो कभी लोकतंत्र आ रहा था। सो आज की इस क्लास में हमने पूरा पाकिस्तान का टॉपिक फिनिश कर लिया और हमने जान लिया कि समकालीन दक्षिण एशिया का मतलब क्या है दक्षिण एशिया। तो बेसिकली आपकी काफी हेल्प हुई होगी इस क्लास से, सभी डाउट्स क्लियर भी हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।